कभी सोचा है कि जापान में इतने छोटे छोटे बच्चे इतने शांत, इतने अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड और इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो जाते हैं? इसके पीछे ना एक साइलेंट पेरेंटिंग का राज छुपा हुआ है। तो चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि हमें पेरेंटिंग के लिए जापान की तरफ देखना ही क्यों चाहिए? आखिर उनकी परवरिश में, उनके तरीकों में ऐसा क्या है जो इतना अलग है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ के बच्चे बिल्कुल परफेक्ट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर क्या वहाँ के पेरेंट्स बहुत ज्यादा सख्त होते हैं? ये भी जरूरी नहीं। तो फिर आखिर ऐसा क्या है जापान में कि छोटे बच्चे बिना चिल्लाए, बिना डांटे, बिना किसी लालच या इनाम के इतने अनुशासित बन जाते हैं? देखिए, जापान में ना कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो पहली बार में थोड़ा हैरान कर सकी हैं। 6-7 साल के छोटे छोटे बच्चे अकेले स्कूल जा रहे होते हैं। स्कूलों के अंदर बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं और तो और लंच टाइम पर वो अपना खाना खुद परोसते हैं। बाद में बर्तन भी खुद ही साफ करते हैं। तो फिर से वही सवाल, ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन आखिर आता कहाँ से है? क्या ये किसी सख्त स्कूल का नतीजा है या किसी सजा का डर है? नहीं, इसका जवाब घर में छुपा है कि पेरेंटिंग के तरीके में। और बस यही पर पेरेंटिंग का सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आता है। ये बच्चों को कंट्रोल करने के बारे में है ही नहीं, बल्कि उन्हें इतना काबिल, इतना एम्पावर करने के बारे में है कि कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। अक्सर हम सब यही सोचते हैं, यही पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे को कंट्रोल कैसे करूं? लेकिन जापानीज पेरेंट्स एक बिल्कुल अलग, एक ज्यादा गहरा सवाल सामने रखती हैं। मैं अपने बच्चों को इतना मजबूत, इतना सख्त कैसे बनाऊं कि उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े? ये ठीक है। तो अब बात आती है कि ये होगा कैसे? इस सोच के पीछे ना 3 बहुत ही दिलचस्प प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है शिट्सो, और ये कॉन्सेप्ट सोच को पूरी तरह से बदल देता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बच्चे के बुरे बर्ताव यानी बिहेवियर के लिए उसे सजा नहीं देनी, बल्कि ये देखना है कि उस बर्ताव के पीछे कौन सी स्किल, कौन सा हुनर कम है और उसे वो स्किल सिखानी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा गुस्सा करता है, चिल्लाता है। हमारा आम रिएक्शन क्या होता है? यही ना, चुप रहो, ये बदतमीजी है। लेकिन जापानीज नजरिए से देखें तो वो कहते हैं इसे भी गुस्सा संभालना नहीं आता। तो वो सजा देने के बजाय ये सिखाते हैं कि जब गुस्सा आए तो पहले रुकना है और फिर बोलना है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस स्किल की कमी है जो अभी तक उसने सीखी ही नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल मीमारू, दूसरा यानी दूसरों से देखना। दूसरा रूल है मीमारू, इसका मतलब होता है दूर से देखना। और सच कहूँ, ये शायद पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम है। इसका मतलब है बच्चे को स्ट्रगल करते हुए देखना और तुरंत उसकी मदद के लिए जंप नहीं करना, ताकि उसे खुद सीखने का मौका मिल सके। सोचिए, एक बच्चा जूते पहनने की कोशिश कर रहा है और उसे हो नहीं पा रहा। हम तुरंत क्या करते हैं? अरे लाओ बेटा, मैं कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ, और काम 2 सेकंड में हो गया। लेकिन जापानीज पेरेंट्स इंतजार करते हैं। वो बच्चा शायद 2 मिनट लगाता है, वो बच्चा शायद 2 मिनट लगाए या फिर 20 मिनट गलती करता है, फिर खुद ही उसे ठीक कर लेता है। और सीखने का जो असली मोमेंट है वो यहीं पे है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, थोड़ी सी स्ट्रगल बच्चे को तोड़ती नहीं है, वो उसे और ज्यादा मजबूत बनाती है। तीसरा प्रिंसिपल है एमए, यानी कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में। इसका मतलब है कि एक ऐसा मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाना जहाँ बच्चा पूरी तरह से सेफ हो, पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे। मतलब यहाँ करेक्शन से पहले कनेक्शन आता है, सुधार से पहले रिश्ता आता है। जैसे जब कोई बच्चा रोता है तो अक्सर सुनने को मिलता है, बस करो, ड्रामा मत करो। एक तरह से उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को हम खारिज करते हैं, डिसमिस कर देते हैं। जबकि जापानीज अप्रोच ये है कि बच्चे से पूछा जाए, तुम परेशान हो, बताओ क्या हुआ। वो बच्चे की फीलिंग को समझते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और सच तो ये है कि जो बच्चा इमोशनली सिक्योर महसूस करता है ना, उसे ध्यान खींचने के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में लाया कैसे जाए? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ये बस छोटी छोटी चीजों को लगातार करने की आदत है। एक छोटे से रूल से शुरुआत कीजिए। बच्चों को रोज एक छोटा सा काम करने के लिए कहना, और इसमें सबसे जरूरी बात, बिना किसी इनाम या सजा के डर के, जैसे खाने के बाद अपनी प्लेट उठाकर सिंक में रखना, अपना स्कूल बैग खुद लगाना, या बस सोफा के कुशन को ठीक कर देना। क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम हैं, ये सिर्फ आदतें नहीं बनाते, ये बच्चे के अंदर एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाते हैं। वो धीरे धीरे ये मानने लगता है कि मैं जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस घर में मेरी भी एक जगह है, मेरी भी एक वैल्यू
वैल्यू है। और आखिर में ये सारी बातें हमें पेरेंटिंग के असली गोल, असली मकसद की याद दिलाती हैं। पेरेंटिंग का असली टारगेट ये नहीं है कि बच्चा हर बात माने, ये असली टारगेट तो ये है कि वो उस दिन के लिए तैयार हो जब कोई उनके आसपास नहीं होगा और तब भी वो सही फैसले, डिसीजंस ले सकें।